Assalamu alaikum viewers. I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 14.1 अ प्लेन conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along x-axis. For what orientation of loop is the flux is maximum, or for what orientation is the flux is minimum value? So first of all स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो कि स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। और डॉट प्रोडक्ट में स्टूडेंट हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है, तो बी ए कॉस थीटा। तो फर्स्ट केस में है कि आपके पास जो वैल्यू है फ्लक्स की वो मैक्सिमम कब होगी, सेकंड में है कि मिनिमम कब होगी। देखें कॉस की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है ज़ीरो पर, तो ज़ीरो के लिए कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हों। तो देखें केस वन में व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, द फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड गिवन फाई मैक्सिमम बी ए कॉस ज़ीरो जो कि वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बी ए। जबकि फॉर मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास कॉस की है, ठीक है जी, कॉस 90 पर ज़ीरो होता है, तो 90 के लिए कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो सेकंड केस में देखें व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा क्या होगा 90, कॉस 90 पर ज़ीरो, तो फाई मिनिमम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सम टाइम वो कहते हैं कि जी किसी बुक में ये जो आपके पास केस वन है यहाँ पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर लिखा, तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर तब आएगा जब हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की जगह पर प्लेन की। अगर मैं तो लिखता है व्हेन द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो प्लेन जो है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा। तो याद रखना है यहाँ पर प्लेन परपेंडिकुलर, अगर आप प्लेन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और अगर केस टू की बात करें तो यहाँ पर प्लेन आपके पास स्टूडेंट पैरेलल होगा। जब प्लेन पैरेलल होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर जो है वो फिर क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आप अक्सर गलती करते हैं, तो ये बेटा आपने याद रखना है पॉइंट कि प्लेन और एरिया वेक्टर के दरमियान जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 14.2 अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर लॉ। Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude that the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? So student, जैसा कि आप जानते हैं the rate of flow of charge with respect to time is called current. I is equal to delta Q over delta T. Since stationary charge do not constitute a current, hence no magnetic field is produced by stationary charge. अब देखें जो स्टेशनरी चार्जेस हैं, ठीक है जी, उनके पास तो टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इट्स मीन के करंट क्या है ज़ीरो। तो बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, आई ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होगी स्टूडेंट, वो ज़ीरो होगी। आल्सो इन केस ऑफ मूविंग चार्जेस produce a current, therefore a magnetic field is produced around the path of motion of charges similar to magnetic field produced around the current carrying conductor. तो मूविंग चार्जेस के लिए I ज़ीरो नहीं है, तो जब I ज़ीरो नहीं होगा तो स्टूडेंट B भी ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.3 डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I if the length of solenoid is double but the number of turns remains the same. B students है the number of turns is double
बट द लेंथ रिमेन्स सेम। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई जो है वो हमारे पास करंट है। तो देखें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन को कैपिटल एन ओवर एल, तो इधर प्लेस कर दिया म्यू नॉट एन आई ओवर एल। तो फर्स्ट केस है अगर लेंथ जो है वो डबल हो जाए और नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहें। तो स्टूडेंट जैसे ही लेंथ को क्या करेंगे डबल, अब एल की जगह पर L1 न्यू लेंथ जो कि बराबर है प्रीवियस का डबल। तो देखें L1 जो है वो 2L है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट एन ओवर L1 इंटू आई। तो जैसे ही मैं इधर वैल्यू प्लेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि 1/2 जो है उसे हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी वही वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन ओवर एल आई। तो आप देखें तो जो B1 की वैल्यू है वो B/2 है। इट्स मीन लेंथ स्टूडेंट डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हाफ हो गई है। ठीक, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बट स्टूडेंट जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं और लेंथ क्या रहती है रिमेन सेम, तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो गई है 2 टाइम्स। कैसे? n की वैल्यू अब है n2 जो कि बराबर है 2n, तो B2 आपके पास है म्यू नॉट n2Li। तो n2 की जगह पर आ गया 2n, 2 को कर लिया सेपरेट, ये बन गया म्यू नॉट nLi जो कि B की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं B2 है वो 2 टाइम्स है प्रीवियस B का, तो इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो गई है 2 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू डबल हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.4, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन in a region where is magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. देखिए स्टूडेंट को कहता है कि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें बाय यूजिंग राइट हैंड रूल कि अगर हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे पास v क्रॉस b की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन हमें बताएगा, f की। तो अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं x से नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, तो y एक्सिस की तरफ आपका थंब जो है वो पॉइंटेड होगा। ठीक, तो द फोर्स ऑन द प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू रिलेशन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। अब इसका अल्टरनेटिव भी मेरे पास एक प्रूफ है। तो देखें कि मैथमेटिकली अगर हम इस रिलेशन को देखें तो उसने कहा है कि जो आपके पास स्पीड है जो प्रोटॉन मूव कर रहा है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो वेलोसिटी वेक्टर को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है आपके सामने कि v इज इक्वल टू वी आई यूनिट वेक्टर। b जो है स्टूडेंट वो आपके पास नेगेटिव z एक्सिस है, तो z के लिए यूनिट वेक्टर होगा k, नेगेटिव है तो b वेक्टर को लिखा जा सकता है माइनस बी के यूनिट वेक्टर। तो अब इस फार्मूले में अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b में, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू माइनस क्यू वी आई यूनिट वेक्टर क्रॉस b के यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आई क्रॉस के तो माइनस जे के बराबर होता है। तो जैसे ही मैं इधर रिप्लेस करूंगा माइनस जे, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी जे यूनिट वेक्टर। तो जे यूनिट वेक्टर तो स्टूडेंट आता है वाई एक्सिस के केस में, तो जो हमारी फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। सेकंड में वो कहता है विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या जो आपके पास प्रोटॉन है वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा एक्स एक्सिस की तरफ, या कोई इसमें ट्विस्ट आएगा या कोई बेंड आएगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्या होगा? तो देखें स्टूडेंट्स कि नो, द प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन। फोर्स लगेगी वाई की तरफ, तो पहले मूव कर रहा था एक्स की तरफ, तो उसको कंपेल करेगी फोर्स x से y की तरफ, तो वो सर्कुलर पाथ में स्टूडेंट मूव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.5, टू चार्जेस पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड
in a region where there is magnetic field perpendicular to their velocities. If their charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? So simply student, we can say that both charge particles have oppositely sign. देखिए, when a charge particle enters in a magnetic field perpendicularly, a deflecting force perpendicular to the plane containing the direction of motion and magnetic field is applied on them according to relation. जो फोर्स है स्टूडेंट वो हमारे पास होती है क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है. तो इफ़ टू चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली and are deflected in opposite direction, both particles are oppositely charged, i.e. one is the positively charged and the other is the negatively charged. Clear होगी स्टूडेंट बात. तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.6. Suppose that a charge q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by a magnetic force that act on a charge? तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स कंपेल करती है चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए. तो देखें, हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जबकि जो वेलोसिटी है वो उसके टेंजेंट होती है. तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल होगा. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में एंगल जो है वो 90 होता है. तो आप देखें, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 का होगा. तो आप देखें फोर्स की वैल्यू क्या होगी जी. फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. तो सिंपली जो वर्क का हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉज ऑफ थीटा. तो अभी मैंने बताया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल तो 90 है. तो देखें कॉज 90 पर तो ज़ीरो होता है. हैंस नो वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. तो याद रखना है स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है, जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है. मार्क कर लें बेटा, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.7. If a charge particle move in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is zero? No, the magnetic field may or may not be zero. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. देखें एक्सप्लेनेशन आपके पास है. द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल in term of magnitude is given by F is equal to QVB sine of theta. If a charge particle move in a straight line through some region of space, then there are two possibilities. Students, कितनी possibilities है आपके पास? दो तरह की possibilities आपके सामने हैं. तो पहली क्या है, the magnetic field is zero in the region, या magnetic field क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी जी, ज़ीरो होगी. अच्छा, अब फोर्स एक और तरीके से भी ज़ीरो हो सकती है. कब? जब आपके पास वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल. तो देखें, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज. ठीक है जी, या तो फील्ड जो है वो पैरेलल हो वेलोसिटी की, या फील्ड क्या है एंटी पैरेलल हो किसके. तो तब भी आपके पास साइन ज़ीरो पे भी ज़ीरो, साइन 180 पे भी ज़ीरो, तब भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.8. वाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन become distorted when a bar magnet is brought near the screen? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, जो टेलीविज़न पर आपके सामने पिक्चर बनती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर जाकर टकरा रहे होते हैं. तो एक तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स की. जैसे ही आप एक बार मैग्नेट को नज़दीक लेकर जाते हैं, किसी भी मैग्नेट को टीवी के करीब, तो उस मैग्नेट की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इंट्रैक्शन की वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है. ठीक है जी,
जिसकी वजह से जो आपकी पिक्चर की स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड। ठीक है जी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.9, is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. Yes, it will be possible. So explanation देखें स्टूडेंट, the torque on a current carrying loop of n turns placed in a magnetic field is given by torque is equal to NAB cos alpha, NIAB cos of alpha, where alpha is the angle between the plane of the loop and the magnetic field. If we place a stationary current carrying loop in a magnetic field such that the plane of loop is perpendicular to magnetic field, प्लेन क्या हो जी आपके पास, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी ज़ीरो। रीज़न क्या है जी, जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 पर स्टूडेंट ज़ीरो होता तो टॉर्क ज़ीरो, एंड इट विल नॉट टेंड टू रोटेट। स्टूडेंट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 14.10, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। So student, a current carrying loop when placed in a magnetic field experience a torque according to relation NAB cos alpha. Torque is equal to NIAB cos of alpha, where alpha is the angle between the plane of the loop and the magnetic field. तो स्टूडेंट देखें, if current carrying loop experience a deflection or deflecting force in a certain region of space, then the magnetic field is present in this region. अगर डिफ्लेक्शन होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी, और अगर कोई डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस ही ना करे करंट कैरिंग लूप, तो आपके पास स्टूडेंट कोई मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में नहीं होगी। इफ अ करंट कैरिंग लूप डज नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड एट possible angles, the magnetic field in the region is zero. Next student question है 14.11, how can you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element? So student, if ionized ions of an isotopes are projected perpendicularly in a magnetic field with same velocity, डिफ्लेक्शन फोर्स कंपेल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंपेल करेगी, ठीक है जी, आयोनाइज आइंस को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिनका रेडियस आर है। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है क्यू वी बी। क्यू वी बी या ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी से वी स्टूडेंट कैंसल, तो यहाँ आपके पास है गया क्यू बी या ई बी, तो यहाँ से आर का रिलेशन बनता है आर इज इक्वल टू एम बी ओवर ई बी या क्यू बी। क्लियर हो गई बात। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने डिस्प्ले पर है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट एम के। हैंस आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट मैसेस विल हैव डिफरेंट रेडियाई। तो मैस ज़्यादा होगा रेडियस ज़्यादा होगा, मैस कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, तो डिफरेंट मैसेस का हमें डिफरेंट रेडियाई से पता चल जाएगा। तो इस टेक्निक से स्टूडेंट हम, जिसे हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, ठीक, हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.12, what should be the orientation of current carrying loop in a magnetic field so that torque acting on the coil is मैक्सिमम बी मिनिमम। तो टॉर्क का स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा NAB कॉज ऑफ अल्फा, NIAB कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब एंगल क्या हो 0, और मिनिमम वैल्यू आएगी जब एंगल क्या हो आपके पास 90। तो देखें, इफ प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, अगर करंट कैरिंग लूप जो है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 0 होगा। अल्फ़ा 0 होगा तो cos 0 पे वर्क, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू NIAB। क्लियर हो गई थी। मिनिमम कब होगा, इफ़ प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 90 है, टॉर्क cos 90 पर आपको पता है कि cos 90 पर स्टूडेंट्स वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0।
स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है 14.13। अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विद its plane parallel to pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। रीज़न क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates perpendicularly from flat pole faces of the magnet. When a loop of wire is suspended between the poles of magnet with its plane parallel to pole faces, the angle alpha between the plane loop and magnetic field will be 90 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको पता है कि cos 90 पर तो ज़ीरो होता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, तो AC और DC दोनों केसेस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 14.14। वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की रेजिस्टेंस, जिसे हम अक्सर शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये लो की होती है। तो स्टूडेंट देखें, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द करंट। जिस सर्किट से हमने स्टूडेंट करंट कैलकुलेट करना है उसके साथ एमीटर हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। क्यों? देखें, it is connected in a series with a circuit so that all the current of the circuit may pass through it. If the resistance of ammeter will be large, it will decrease the current of a circuit and measurement will not be accurate. Resistance ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट करंट पास ही नहीं होगा, करंट पास ही नहीं होगा तो हम करंट की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 14.15। वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई की होती है। स्टूडेंट अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with a resistor or load to measure the potential difference across it. Its resistance must be very large so that it does not draw a considerable amount of current and current of the circuit almost remains constant and measurement of potential difference will be accurate. तो स्टूडेंट हम रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखते हैं वोल्ट मीटर की कि मिनिमम करंट जो है वो ड्रा हो। ठीक है जी, तो जब मिनिमम करंट ड्रा होगा तो हम वोल्टेज की वैल्यू बआसानी कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये तमाम के तमाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।